प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। मैं विनय वरखड़े नित्य एग्री एकेडमी में पुनः आपका स्वागत करता हूं। अब समय बहुत ही कम बचा है तो आप महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को फिर से पुनः बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा और एग्जाम के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। चलिए आते हैं क्वेश्चनों की ओर, देखते हैं आज के जीव विज्ञान के नए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है पादप कोशिकाओं की भित्ति के मध्य जो पटलिका है में एक मुख्य तत्व होता है। किसमें? पादप कोशिका जब बनती है उसके मध्य जो कोशिका होती है, जो पटलिका के नाम से जाना जाता है, वो मुख्य तत्व कौन सा होता है यह बताना है हमें। पहला दिया हुआ है लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। ठीक है, जो लोहा है, लोहा एक तरीके से पोषक तत्व का कार्य करता है, लेकिन जो कैल्शियम है, कैल्शियम की उपस्थिति ही हमें यह दर्शाती है कि जब कोशिका का जब निवारण होता है या कोशिका जब बनती है तो यह मुख्य रूप से कैल्शियम कार्य करता है। कैल्शियम मैग्नीशियम पेप्टाइड के कारण यह संयोजकता करके या आपस में मिलकर यह पादप कोशिकाओं के अंगों में विभाजित करने में कार्य करता है, एक तरीके से परत का निर्माण करता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। प्रकाश संश्लेषण की इकाई। प्रकाश संश्लेषण सभी लोग जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण जब पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जड़ों से लिया हुआ पानी और वायुमंडल से लिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और लिया गया पानी के साथ क्लोरोफिल और प्रकाश के कारण एक तरीके से क्या बोला है, यह इकाई है। जो यहाँ इकाई बनती है ये क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, तो यह इकाइयों के बारे में हमें जानना है। तो पहला है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक तरीके का वर्णक है। क्या है यह? वर्णक है। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री, मीसोसोम या जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, पादप होते हैं, उनके श्वसन की क्रिया हो जाती है। कॉन्ड्रोसोम यह एक ऐसा कारक है, ऐसी इकाई है जो प्रकाश संश्लेषण की महत्वपूर्ण इकाई के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है हमारा? कॉन्ड्रोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हम प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद। जो हम प्रक्रिया दिखाई दे रहे थे या हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो प्रक्रिया दिखा रहे थे जिसमें कॉन्ड्रोसोम क्लोरोफिल और प्रकाश के कारण वह करता जरूर है, लेकिन उसमें मुख्य इकाई थी कॉन्ड्रोसोम। वैसे ही प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। तो अंतिम उत्पाद इसमें भी हम देखेंगे कि यह दो प्रकार का है। यह इसमें क्या होता है, एक ग्लूकोज यानी ग्लूकोज O2। तो यहाँ पर बताना है कि हमें अंतिम उत्पाद क्या है, यानी अंतिम में बनने वाला। तो यह जो ग्लूकोज बनता है, जो शर्करा होती है, यह शर्करा क्या होती है? यह पहला उत्पाद है। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? शर्करा। तो शर्करा क्या है? हमारा पहला उत्पाद है। वसा भी बनती है, वसा भी प्रकाश संश्लेषण से, लेकिन प्रकाश संश्लेषण से यह वसा नहीं बनती है। वसा निर्माण करने के लिए यह श्वसन अभिक्रियाओं के दौरान से गुजरना पड़ता है। प्रोटीन भी उसी आधार पे श्वसन अभिक्रिया के दौरान यह बनती है। लेकिन एक स्टार्च ये है, शर्करा क्या है? पहला उत्पाद है प्रकाश संश्लेषण का। और जो स्टार्च है, स्टार्च को ही कहा जाता है अंतिम उत्पाद। क्या कहा जाता है? अंतिम उत्पाद। तो हमारा सही आंसर क्या है? स्टार्च। सही आंसर क्या है? स्टार्च। अगर अंतिम उत्पाद पूछा है तो हमारा आंसर क्या होगा? स्टार्च होगा। अगर उन्होंने पूछ लिया कि पहला उत्पाद क्या है तो हमें पहला उत्पाद बताना पड़ेगा। क्या है? शर्करा। क्या है? शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिंदु स्त्राव की प्रक्रिया मुख्य रूप से कब होती है? जो बिंदु स्त्राव जो होता है, जो बिंदु स्त्राव जो प्रक्रिया होती है, जब यह क्या है, जड़ अपनी जो जल की वाष्पोत्सर्जन वाली अभिक्रियाएं होती है और वायुमंडल में पाई जाने वाली नमी
नमी के कारण वाष्पोत्सर्जन वाली प्रक्रिया हो नहीं पाती और पत्तियों के जो किनारे वाले भाग है उसमें रंध्रों के माध्यम से एक जल की बूंदें जो जमा होने लगती है, उस केस को कहा जाता है बिंदु स्त्राव। उस केस को क्या कहा जाता है? बिंदु स्त्राव। तो जब वायुमंडल में क्या होती है, एक प्रकार से नमी होती है, तो नमी कब होती है? आधी रात से सुबह के समय वाले समय में। तो इस समय हम यह मान सकते हैं कि बिंदु स्त्राव की जो प्रक्रिया है वह किसमें होती है? तो आधी रात और सुबह के समय। शाम को या सूर्य अस्त के ठीक बाद केवल मूसलाधारी बारिश के दौरान, दोपहर के समय जब धूप तेज हो, इसमें क्या है, इन केसों में नमी या आर्द्रता वायुमंडल में क्या होती है? कम पाई जाती नहीं है। ठीक है, इस वजह से हमारा सही आंसर क्या होगा? आधी रात और सुबह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो कैरोलस लीनियस साहब है। कौन है? कैरोलस लीनियस साहब है, जिन्होंने वंश और जाति के नाम से इन्होंने द्विनाम पद्धति दिया था। इसी के नाम है, इन्हीं के माध्यम से बॉटनिकल नेम वगैरह इन्हीं की संख्याओं में दिए जाते हैं। जो अरस्तु साहब है या तो जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। लैंडमार्क साहब जो है, इन्होंने आधुनिक अनुवांशिकी या अर्धसूत्री विभाजन के बारे में लैंडमार्क वाद दिया था। अगर लैंडमार्क वाद अगर किसने दिया था, अगर इस बारे में क्वेश्चन आए तो लैंडमार्क ने दिया था। तो हमारा सही आंसर क्या है? कैरोलस लीनियस साहब। तो इसका सही आंसर क्या है? सभी को पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में किस पर आधारित है? आधुनिक, पहले हमें क्वेश्चन को समझना है। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में दिया हुआ है पेरियोडिक टेबल। जो हम केमिस्ट्री में पेरियोडिक टेबल देखते हैं, वो अभी का जो नया मॉडल है वह किसने दिया या फिर किस आधार पे दिया, यह हमें बताना है। तो लैंडमार्क सर ने, क्या बोलते सर ने? लैंडमार्क सर ने दिया था परमाणु क्रमांक के आधार पे। किसके आधार पे? परमाणु क्रमांक के आधार पे। और पुराना जो हमारी जो आधुनिक आवर्ती थी वह थी परमाणु भार के तहत। किसके ऊपर दी गई थी? परमाणु भार पे। अगर पहले वाला केस अगर पूछा जाए तो परमाणु भार पे, और आधुनिक पूछा जाए तो वह है परमाणु क्रमांक के आधार पे। और लैंडमार्क साहब ने दिया था नई आधुनिक सोच के आधार पर। इन्होंने बताया था कि परमाणु के क्रमांकों के आधार पे इन्हें अलग अलग संख्याओं पे रखा जा सकता है, इनके गुणों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? गोबर गैस, बायोगैस, जो गोबरों के माध्यम से जो गैस हम उत्पन्न करते हैं वह जो बनाई जाती है, वह गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मुख्य यहाँ दिया हुआ इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन। तो इनमें से सही आंसर क्या है हमारा? मीथेन। ठीक है, क्या है? मीथेन। क्योंकि यह मीथेन गोबर गैस में 50 से 70% गैस यह मीथेन गैस पाई जाती है। और प्रोपेन और ब्यूटेन, जिसमें अभी हमारे बहुत दिक्कत आ रही है एलपीजी गैस कनेक्शन, इसमें यह उत्पाद पाया जाता है ब्यूटेन और प्रोपेन। लेकिन मीथेन के बारे में पूछा जाए तो गोबर गैस या बायोगैस या भी घर में बनाए जाने वाले गोबरों के अवशेष से वाली गैस, जिस भी बारे में अगर क्वेश्चन बदल भी दिया जाए तो सही आंसर क्या होगा? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। हमें बताना है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। जब यह एल्केन का सामान्य सूत्र यहाँ दिया हुआ है CnH2n CnH2n-2 + 2 CnH1, जिसमें हमें बताना है किसका? एल्केन। एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है? संतृप्त। अगर पूछ लिया जाए कि एल्केन किस प्रकार का है, तो यह क्या है? संतृप्त प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। ठीक, और यह किस बंध से जुड़े रहते हैं तो बताना है यह एकल बंध के माध्यम से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। एकल बंध के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। तो इसका जो सही सूत्र है CnH2n+2। CnH2+2। इसमें जो
कोई संख्या, जितनी भी आप संख्या रख सकते हो, n में जितने भी आप लोग मान रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, और जो भी नया यौगिक का निर्माण होगा, इससे जो नया यौगिक बनेगा वह कहलाएगा एल्केन यौगिक या संतृप्त यौगिक। ठीक है, इसमें ये CnH2n ये एल्कीन का सूत्र है। किसका है? एल्कीन। और 2n-2 यह है एल्काइन का। किसका है? एल्काइन का। एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसका? तीसरा वाला +2। याद रहेगा, +2 है मतलब एल्केन है, -2 है मतलब एल्काइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका, हमारे पास 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। इसमें से अनुपस्थित चीज बताना है हमें। तो कोशिका हम इस आधार पे देखते हैं, यह एक कोशिका है। यह क्या होता है? यहाँ जो आवरण, इसके अंदर जो पैकेजिंग रहता है, इसको कहते हैं हम कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। झिल्ली बीच में मध्यस्थ में केंद्रक पाया जाता है, साइटोप्लाज्मा भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो है कोशिका भित्ति मतलब बाहरी वाला ये आवरण, ये बाहरी वाला जो आवरण होता है यह पादप कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में। तो हमें पता चल गया कि सही आंसर क्या है इसका? कोशिका, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति हमारा सही आंसर है। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। केंद्रक, केंद्रक तो सभी को केंद्रित करता है, सभी को आदेश प्रदान करता है। यह दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा एक प्रकार का झिल्ली द्रव्य है, यह कोशिकाओं के अंदर भीतर में पाया जाता है। लेकिन अगर पादप कोशिका की बात है तो कोशिका भित्ति उसमें पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंचुए में श्वसन किसके माध्यम से होता है? केंचुए में बताना है हमें श्वसन किसके माध्यम से होता है, जिसके कारण वह श्वसन अभिक्रिया करता है। फेफड़ा दिया हुआ, गिल्स, नम त्वचा और ट्रेकिया। ये फेफड़े मानव जीवन के जीव जंतुओं के आधार पे, ठीक है। गिल्स आपने मछलियों में देखा होगा, मछलियों में। नम त्वचा, यही हमारा सही आंसर है। नम त्वचा के कारण ही जो केंचुए होते हैं यह श्वसन अभिक्रिया करते हैं। श्वसन अभिक्रिया वह एक विसरण के माध्यम से करते हैं। ऑक्सीजन को अंदर लेना और बाहर लेना एक विसरण अभिक्रिया के माध्यम से। अगर यह केंचुए में श्वसन अगर अभिक्रिया पूछा तो हमें बताना है कि कौन सा विसरण, किसके माध्यम से? विसरण। और ट्रेकिया, जितने भी कीट पतंगे होते हैं वह ट्रेकिया के माध्यम से श्वसन अभिक्रिया करते हैं। तो सही आंसर क्या है हमारा? नम त्वचा। क्या है? नम त्वचा। आगे बढ़ते हैं। रंध्र के खुलने और बंद होने में कौन नियंत्रित करता है? किस प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, जब यह बंद होता है और खुलता है तो इसमें नियंत्रण करने वाला केस यहाँ दिया हुआ सहायक कोशिका, रक्षक कोशिका, मेसोफिल कोशिका, एपिडर्मिस कोशिका। जब वो पादपें होती है, पादपों में यह सभी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, लेकिन रंध्र के खुलने और बंद होने के केस में पूछा है तो एपिडर्मिस के सहायक होती है मेसोफिल कोशिका। एपिडर्मिस जो जहां पाया जाता है कोशिका पाई जाती है, उसी की सहायक होती है मेसोफिल कोशिका। एक सहायक कोशिका, इसमें रंध्रों का अभाव होता है, इसमें यह वाष्पोत्सर्जन वाली अभिक्रियाओं के केस में काम नहीं करती। लेकिन जो है रक्षक कोशिका, यही रक्षक कोशिका के बंद होने या खुलने से बिंदु स्राव का केस माना जाता है। तो यह रंध्र के खुलने और बंद होने पर कौन नियंत्रण करता है? तो सही आंसर क्या है? रक्षक कोशिका। रक्षक कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरे इतने ही क्वेश्चन थे। सभी को धन्यवाद। और यह वीडियो और भी अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि पीएटी की अब एग्जाम करीब आ गई है। आप कम समय निकालकर अच्छे से अच्छी चीजों की जानकारी रखिएगा। जब तक के धन्यवाद।